बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र एक ख्वाब की तरह दिखता है। स्कूल से मेरे इस सफ़र का आगाज़ हो गया था, जो आज मेरा पैशन है और जिस पर अभी तक मैं चल रही हूँ। हाई स्कूल में तो बच्चा बाशऊर हो चुका होता है। वैसे ये शऊर भी अल्लाह की देन है, जिसे नवाजे और जिसे महरूम रखे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे स्कूल में जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करना होता था, नया बाब शुरू करना होता था, तो मेरी जो टीचर हैं वो उर्दू या अंग्रेज़ी जिसका भी चैप्टर हो मुझे खड़ा कर दिया करती थी कि पहले इसकी एक रीडिंग करनी है। उसी ज़माने में मैंने तकरीरों का आगाज़ भी कर दिया था और मेरी प्राइमरी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी मोहतरमा राहत भट्टी साहिबा, वो एक अच्छी लिखारी थी और उनकी कुछ किताबें भी जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने तकरीर लिखने में मेरी बहुत मदद की। बहुत ही खूबसूरत, ग्रेसफुल, हम्बल खातून थीं, जिन्होंने हमेशा मेरी रहनुमाई की। इसके अलावा जब मैंने हाई स्कूल में आकर तकरीरों का आगाज़ किया, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने उर्दू को इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में, बोलने में, तलफ़्फ़ुज़ की जो सही है उसको सेहत से अदा करने में मेरी बहुत मदद की और मेरी वालिदा ने मेरी बहुत मदद की। मुझे याद है हमारे घर में एक बर्तनों की अलमारी होती थी, जिसको शोकेस कहते हैं। वो एक डेस्क की शक्ल का होता था और उसी साइज़ का, जिस पे हम कॉलेज में या स्कूल में तकरीरें किया करते थे। तो मैं उसके पीछे खड़ी हो जाती थी और अम्मी दिन में कई बार मुझसे जो है वो तकरीर सुना करती थीं और मुझे बार-बार बताती थीं, टाइमिंग चेक करती थीं। इसी हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि मुझे मेरी टीचर्स ने एक दफ़ा तैयार किया अंग्रेज़ी की तकरीर के लिए और अंग्रेज़ी की तकरीर लिख के दी मुझे मेरे नाना जी ने और अंग्रेज़ी मेरी बस उतनी ही अच्छी थी जितनी किसी अंग्रेज़ की उर्दू। बहरतौर रट्टा लगाया, स्टेज पर पहुँच गई और तकरीर की और तकरीर करने के बाद बहुत परेशानी हुई कि जब मैं तकरीर की रिहर्सल कर रही थी तब तो टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी और जब मैंने स्टेज पे जाकर तकरीर की तो काफ़ी वक़्त जो था वो मतलब पूरा नहीं हो पाया। तो उगता खुला के बीबी पढ़ते-पढ़ते कम से कम डेढ़ 2 सफ़े जो हैं वो आगे कर गई हो, स्किप कर गई हो। बात और ज़रूरी नहीं कि आपको इस पर हँसी आए क्योंकि मुझे भी नहीं आती। जब मुझे ये वाक़या याद आता है तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। अच्छा, एक कमाल जो मुझ में रहा, एक हुनर आप इसको कह लें, वो ये था कि मैं अपने एहसास कमतरी को, कम हौसलगी को, एतमाद की कमी को और दूसरों के सामने जो जाते हुए मुझे एक दूसरों का सामना नहीं कर पाती, ये मेरे अंदर जो कमियाँ थीं और आज भी मौजूद हैं, मैं इनको बहुत खूबसूरती से छुपा लेती थी और छुपा लेती हूँ। और मेरे चेहरे के तासुरात, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मुझ में ये कमियाँ मौजूद हैं। ये कमियाँ माज़रत के साथ आज भी मुझ में बदरजा उत्तम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल की जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी रहनुमाई की और तमाम ही बच्चों की रहनुमाई किया करते हैं उस्ताद, जिनमें वो देखते हैं कि कोई सलाहियत है। हमारी एक टीचर थीं जो कि रेडियो पाकिस्तान पर मकामी ख़बरें पढ़ा करती थीं, अकीला खटक साहिबा। उन्होंने एक दफ़ा आके स्कूल में बताया कि रेडियो पाकिस्तान में एक स्टूडेंट्स का तकरीरी मुकाबला हो रहा है, तो जनाब मुझे उसके लिए तैयार किया गया। मैं वहाँ पहुँच गई और कोई इनाम हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वहाँ पर फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं एक प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर ली गई। और प्रोग्राम जो था वो इस पे हम फिर अपने किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं उस वक़्त की बात कर रही हूँ, उम्र के उस दौर की, जब मैंने रेडियो और पे पहली दफ़ा ख़बरें पढ़ी और मैं समझ सकती हूँ कि ये इस सफ़र की जानिब जिस पर मैं आज तक रवां-दवां हूँ, पहला कदम था।
और ये उस दौर की बात है जब बच्चों की तरबियत हो रही होती है, और जो एक ज़िंदगी की तरबियत और किरदार साज़ी जिसमें माँ-बाप और उस्ताद सब शामिल होते हैं, उनके साथ-साथ घरेलू तरबियत का सिलसिला भी जो गैर शऊरी तौर पर अम्मी-अम्मों ने शुरू कर रखा था। खाना पकाना, झाड़ू-टाकी, कपड़े धोना, लोगों से, रिश्तेदारों से, हमसायों से किस तरह बिहेव करना है, और शौक़ बागवानी जो है वो अब्बा जी का था, जिसमें हमें बहरहाल उनका साथ देना पड़ता था। और मैं चूँकि बड़ी थी, इसलिए मेरी जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती थी, और अब्बा जी के साथ गोडी करना, पौधों को पानी देना, और उनको ज़ाहिर है किसी न किसी हेल्पर की तो ज़रूरत होती थी। इसके अलावा पढ़ाई पर भी माँ-बाप की ये पूरी ख़्वाहिश होती थी कि हम जो है वो पूरी तवज्जो दें। तो ये सब काम थे जो हम लोग कर रहे थे। नींद का तसव्वुर तो दिन के वक़्त मुमकिन नहीं था। जैसे कि आज के जो बच्चे हैं वो जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे नींद पूरी कर लेते हैं, सो लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा, खाना पकाना और एहतमाम से खाना पकाना और सफाई-सुथराई को तरजीह देना, ये जो मैं समझती हूँ, अगर मेरी गलतफ़हमी नहीं है, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है, अच्छा सीखा, तो ये मैंने अपने वालिद से सीखा। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज जैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, अम्मा पानी ला दें, अम्मा ये किताब पकड़ा दें, अम्मा ये स्विच ऑफ कर दें, या कोई भी छोटे-मोटे काम, तो मुझे नहीं याद पड़ता, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कभी मैंने अपने वालिदैन को कहा हो ऐसे किसी काम के लिए, बल्कि मेरे किसी बहन-भाई ने भी, और बल्कि उस वक़्त के किसी बच्चे ने भी ये जुर्रत नहीं की होगी। और अपने माँ-बाप की एक जो मैं खूबी कहूँ, या उसमें जो बच्चों की तरबियत करते हैं माँ-बाप, उसके हवाले से अगर बात करूँ, तो मैं समझती हूँ कि उस दौर के बच्चों को माँ-बाप ने जो तोहफ़ा दिया, वो सबसे बड़ा तोहफ़ा ये था कि बच्चे ज़िंदगी को, बच्चे अपनी उम्र को, बच्चे अपने घर के माहौल को किस तरह से एन्जॉय कर सकते हैं, किस तरह से खुश हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी खुशी से महरूम कर दिया है, और वो खुशी है किसी भी तोहफ़े की खुशी, किसी भी चीज़ के हासिल करने की खुशी। हमने अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, इतनी ढेरों-ढेर चीज़ें दे दी हैं कि उनको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती, उनको किसी नई चीज़ की खुशी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ कि हमें साल भर में 1 जूता मिलता था, ईद के ईद, और उसका रंग भी काला होता था, क्योंकि हम ईद पे उसको पहने और उसके बाद सारा साल स्कूल के लिए उसको इस्तेमाल करें। और उस जूते की, आप यकीन माने, इतनी खुशी होती थी कि ईद से 2-3 दिन पहले ज़ाहिर है हम ले आते थे, और ला के उसको डब्बे में बंद करके बिस्तर के नीचे रखा हुआ होता था। जब भी वक़्त मिलता हम डब्बे को खोलते, जूते को देखते, उस पे हाथ फेरते, और उसको दोबारा से बंद करके रख देते। उस खुशी को हम ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, मेरा ख़्याल है, साल भर में 6-6 या 8-8 जोड़े जूते लेकर देते हैं, तो वो उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते जो कि हमें होती थी, और जो सरशारी हमें होती थी। ईद पर मेहंदी की अगर बात करूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेहंदी उन दिनों बाहर से लगा भी करती थी या नहीं, लेकिन ईद के दिन ईद की मेहंदी ज़ाहिर लगाते थे, और उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता था कि अम्मी मेहंदी जो है किसी बर्तन में घोल लेती थीं, और उसके बाद एक गोला सा बना के हाथ की हथेली के ऊपर रख देती थीं, और उसके बाद कहती थीं, अब मुट्ठी को भींच कर ज़ोर से बंद कर लो और सो जाओ। हम जनाब जब सुबह उठते तो मेहंदी है, उसका जहाँ दिल चाहता उसने अपना रास्ता बनाया हुआ होता था, और उसका रंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से पूरे हाथ पे फैला हुआ होता था, और हम उसी को बहुत खुश हो रहे होते थे, और एक दूसरे को दिखा रहे होते थे कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत रंग मेरे बुज़ुर्गों के हैं, मेरे दादा-दादी, मेरे नाना-नानी। आप अगर हँसे ना तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब जो है सिवाय मेरी दादी के हुक्का पिया करते थे, और मैं हुक्का बहुत अच्छा तैयार करती थी। उसको कहते थे हुक्का, इस अमल को कहते हैं हुक्का धरना। तो मैं हुक्का धरती थी उनके लिए, और पीती भी थी। सच कह रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए पीती थी कि मैं चेक कर सकूँ कि मैंने सही तैयार भी किया है।
ताकि अगर वो सही तैयार नहीं होता था तो उसमें डांट पड़ती थी। हुक्के के नीचे एक बड़ी खूबसूरत कोई ब्रास से की वो एक होती है जिसमें पानी डला हुआ होता है, उसके अंदर उसकी नलकी लगी होती है, तो पानी डालकर उसको नलकी जो है उसको मुंह में डालकर उसको गुड़ 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 की जो आवाज़ आती है उसको करना पड़ता है, और उसकी आवाज़ आपको बताती है कि पानी कम है या ज़्यादा है। फिर चिलम के अंदर वो जो गोबर की पाथियाँ होती हैं उनको जलाकर फिर उसमें रखना और उसमें गुड़ या शक्कर को पीस के डालना। तो ये एक बड़ा ही हुनर था जो मेरे अंदर था। तो मैं अपने दादा को, नाना को, नानी को जो है वो ये हुक्का तैयार करके दिया करती थी। खैर बहुत कुछ सिखाते हैं ये बड़े, लेते नहीं हैं, बस देते ही चले जाते हैं। तरबियत आ गई और दुआएं। कंघी करना कितनी मामूली सी बात है। मैंने अपनी दादी से सीखा कि एक सफ़ेद रंग का थोड़ा सा बड़ा कपड़ा उनके पास होता था और उसके अंदर वो कंघी लपेट के रखी हुई होती थी, और जब उन्होंने कंघी करनी होती थी तो वो उसको खोल के उसको अपने जिस्म पे फैला लेती थी और अपने इर्द गिर्द भी और वो कंघी करती थी। और फिर उसके बाद जो भी उस कपड़े के ऊपर बाल फालतू जो भी गिरे होते थे उनको उठा के मिट्टी में दबा देती थी और कंघी को साफ करके उस कपड़े को झाड़ के दोबारा से तह लगा के अच्छी सी जो है वो उसको रख लेती। और हम ये हालात हैं हमारे कि हमारा जहाँ दिल चाहता है हम खड़े होते हैं और कंघी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाल भी इधर उधर कभी खाने में गिरते हैं, और ये कुछ अच्छा जो है वो फेल भी नहीं समझा जाता। हाई स्कूल में हम 5 सहेलियाँ थी और कॉलेज में और कॉलेज के बाद भी हम पाँचों साथ रहे। स्कूल उन दिनों इस्लामाबाद के हर सेक्टर में होता था, प्राइमरी स्कूल भी, हाई स्कूल भी। हाँ, कॉलेज उन दिनों इस्लामाबाद में एक ही था F7 2 में, और वुमेन कॉलेज था। बाद में इस्लामाबाद में कुछ कॉलेजेस का इजाफा हुआ, लेकिन प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल जो है वो हर सेक्टर में होता था। और स्कूल जो है उसमें एक छोटी सी कैंटीन थी जिसमें से कभी कभी हम कुछ लेकर खा लेते थे। ख़ासतौर पर मुझे याद है कुछ चूरन और ग्रीन से कलर के खट्टे खट्टे आलूचे, ये हमने वहाँ से काफ़ी खाए, या कभी घर से खाना ले जाते थे। लेकिन पॉकेट मनी जो है उसका कोई रुझान नहीं था। कि इसकी वजह ये नहीं है कि खुदा न खास्ता वालिदैन के पास पैसे नहीं होते थे या वो देते नहीं थे, लेकिन रुझान ही नहीं था कि हम घर से पैसे लेकर जाएं। कभी 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 हो जाए तो एक अलग बात है। घर आकर ही खाना खाते थे। मैं कोई लायक फाइक नहीं थी, लेकिन ये है कि ईमानदारी से पढ़ा करती थी और मुनासिब से नंबरों से पास भी हो जाती थी। एक बात इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, असातिज़ा के हवाले से जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत मोहतरम हैं, फरिश्तों के जैसे हैं। हाथ जोड़कर उनसे पहले माज़रत करूँगी इस बात की करने की। लेकिन ये बात जो है मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो अपनी जमात में मौजूद ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे शागिर्दों को जो खुश शक्ल हों, खुश लिबास हों, या अच्छे ख़ानदानों से उनका ज़्यादा ताल्लुक़ हो, या उनके वालिदैन से उनकी अच्छी सलाम दुआ हो, तो उन बच्चों को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इतनी ज़्यादा तवज्जो कि वो दूसरे जो शागिर्द हैं उनको तकलीफ़ देने लगती है, वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं। और मुझे आज भी वो तकलीफ़ महसूस होती है जो कि मैंने अपनी एक आध उस्ताद के हवाले से महसूस की कि वो किसी दूसरी बच्ची को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और मैं जो है वो नज़रअंदाज हो रही हूँ काफ़ी से ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ये कहें कि भाई उस्ताद एक इंसान है, तो इसका जवाब मैं ये दूँगी कि नहीं, उस्ताद इंसान नहीं है। उस्ताद फरिश्तों का परतवा है, उस्ताद माँ-बाप की जगह हैं। तो तमाम इंसानों से जो उस्ताद हैं वो मुमताज़ हैं, अलग हैं, इसलिए इनके रवैये भी बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और तमाम जो शागिर्द हैं बज़ाहिर ही सही उनकी नज़र में जो है वो एक जैसे होने चाहिए। क्योंकि जो कमज़ोर शागिर्द है वो अगर उस्ताद के ज़्यादा करीब हों तो ये कमज़ोर शागिर्दों के लिए एक हौसला अफ़ज़ा बात होती है। एक बात है, माज़रत करूँगी, मेरा मकसद उस्तादों की दिलशकनी नहीं है। एक
शागिर्द की हैसियत से जो बात मैंने महसूस की वो मैं इस वक्त आपसे शेयर कर रही हूँ। हाई स्कूल के बाद इस्लामाबाद हम आए। इस्लामाबाद कॉलेज में, जो कि F72 में मैंने आपको बताया वुमेन कॉलेज था, वहाँ पे दाखिला लिया। और आज जो ये ब्लू एरिया हमें नज़र आता है, जो एक कारोबार के हिसाब से अगर बात करें तो एक हब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन दिनों ये एक चटियल मैदान था, मट्टी के बड़े बड़े तोदे और बड़े बड़े गहरे गड्ढे मौजूद थे, और कोई इंसान वहाँ नज़र नहीं आता था, और दूर दूर तक वीरानी थी। और हम लोग अब जो फ्रेंड्स थी, हम पांचों सहेलियां कोशिश करते थे कि इकट्ठे होकर एक ग्रुप की शक्ल में हम कॉलेज पहुंच जाते थे। अगरचे उन दिनों बसें भी चलती थीं, वैगनें भी चलती थीं, और सरकारी बसें उन दिनों बहुत चलती थीं। और एक बस चला करती थी जिसको उसकी उस पे रंग लगे हुए थे, उसकी हवाले से हम, उसकी सजावट की वजह से उसको हम रंग रंगीली कहते थे। तो बहुत कम ही बस पर हम जाया करते थे। ज़्यादा कोशिश यही होती थी कि हम पैदल चले जाएं और आपस में हंसी मजाक करते हुए, गपशप करते हुए हम कॉलेज पहुंच जाते थे, और इस तरह कॉलेज से वापस भी आ जाते थे। एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या आपसे शेयर करने को मेरा दिल चाह रहा है। जब हम कॉलेज से वापस आ रहे होते थे, तो हमें रास्ते में एक घर के बाहर एक छोटी सी गाड़ी हम अक्सर देखा करते थे। कुछ ही दिनों में हमें उसके मालिक का भी पता चल गया। एक दुबला-पतला सा छोटे दरमियाने से कद का एक लड़का था, जिसका नाम हमने स्मार्टी बॉय रख दिया। स्मार्ट वो बिल्कुल नहीं था। तो गाड़ी उन साहब की थी, और हम खामखा में उसको देखकर हँसते थे, और वो अपने चेहरे से नागवारी के जो तासुरात थे वो हम तक पहुँचा देता था। एक दिन वो साहब आमने-सामने कहीं नहीं थे। हमने ये तय किया कि हम इसकी गाड़ी के जो टायर हैं उसमें से हवा निकाल देंगे। हम में से किसी के घर में गाड़ी नहीं थी। हमें नहीं पता था कि गाड़ी में से हवा टायर में से कैसे निकलती है। बहरहाल बैठ गए, और कोई तिनके घुसा रहा है उसमें, और कोई एक टायर के अंदर स्क्रू सा लगा हुआ था, उसको घुमा रहे हैं कि इस पेच को घुमाएँगे तो शायद हवा निकल आए। अचानक एक मर्दाना सी आवाज़ हमें आती है, बेटा अपने बालों की पिन उतारो और वो घुसा दो इसके अंदर। हमने फ़ौरन बालों में से पिन उतारी, और वो जो स्क्रू था उसके अंदर घुसा दी, और वो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, और हवा जो है वो टायर में से निकली। कुछ लम्हों बाद ही वो लड़का बाहर निकला, और हमने दौड़ लगा दी। बहरतौर हमारे लिए ये एक तफरीह थी, एक मज़ाक था, जिसको हमने एंजॉय किया, और हम आज तक इसको याद करते हैं। आज भी मैं याद करूँ इन बातों को तो मुझे हँसी आती है। हम सब जो हैं, हम अपने ऊपर खुद ही हँसा करते थे, और बेज़रर सी हमारी शरारतें होती थीं, और मिलकर हम पढ़ा भी करते थे। अच्छा, उन दिनों हम ये बाटा या सर्विस के जो जूते होते हैं, कपड़े के बने हुए, फ्लीट्स कहते थे उनको, वो पहनते थे। 99 रुपए 90 पैसे का शायद वो जूता आता था। और हमारे ज़्यादा पैदल चलने की वजह से उसके जो तलवे हैं उसमें सुराख हो जाते थे, पहले 1 फिर 2 और फिर 3, और हम बहुत एंजॉय किया करते थे उन सुराखों को गिन गिन के। कभी बारिश होती थी तो उन सुराखों से पानी अंदर दाखिल होकर हमारी जुराबों को अच्छा खासा भिगो देता था। खैर, उन दिनों जॉगर्स जो हैं वो नए नए आए थे, और हम में से हमारी एक दोस्त थी, उसके जो वालिद हैं वो सऊदी अरब में मुलाजमत करते थे। सबसे पहले उसने जॉगर्स ख़रीदे। मैंने चाहने के बावजूद जॉगर्स कभी नहीं ख़रीदे। अभी मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले शायद मैंने जॉगर्स ख़रीदे वॉक करने के लिए। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वजह ये नहीं है कि माँ बाप पैसे नहीं देते थे, या उनके पास पैसे होते नहीं थे। हम कभी मांगते ही नहीं थे, हम कभी फरमाइश ही नहीं करते थे, हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। बस जो जैसा था बस ठीक था, चल रहा था। मैं स्टेज पर हालांकि उन दिनों जाया करती थी, तकरीरें करती थी, लोग मुझे देखते थे, कभी नाम लेने स्टेज पर जाती थी, लेकिन फिर भी कभी नहीं हुआ कि जी बहुत आला किस्म के जूते हों, बहुत आला कपड़े का यूनिफॉर्म हो। क्योंकि ये एहसास नहीं था कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं किसी खूबसूरती के लिए, या आपकी शख्सियत को के वज़न को बढ़ाने के लिए। अच्छा, हमारी जो फ्रेंड है जो सऊदी अरब में जिसके वालिद रहा करते थे, उसने हमें बहुत खिलाया, कभी खुशी से और कभी ज़बरदस्ती। हम लोगों के पास पैसे बहुत कम होते थे,
तो या बिल्कुल ही नहीं होते थे। लेकिन ये है कि कभी छलियाँ हमने बहुत खाई और समोसे। समोसों में मुझे समोसों के किनारे बिल्कुल पसंद नहीं थे, आलू वाला हिस्सा मैं बहुत शौक से खाती थी अभी भी। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी कि वो किनारे खा लेती थी और आलू वाला हिस्सा जो है वो मुझे दे देती थी। दुआ देती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह मियाँ उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। और एक का नाम गज़ाला था, एक का नाम रोज़ीना था। रोज़ीना मंशजात की बहू है और फारिया थी, नवीदा थी और सनोबर थी, मैं भी थी। और कॉलेज में हमारी जो प्रिंसिपल थी जो वो बेगम अफरोज़ थी, बहुत ही रोबदार शख्सियत की मालिक थी। सर्व कामत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत ही लंबा कद था उनका, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से वो तैयार हुआ करती थी। और एक हमारी टीचर थी रज़िया सुल्ताना, जो कि कलफ वाली साड़ियाँ कॉटन की पहना करती थीं और बहुत ही अच्छी उनकी शख्सियत थी और दिल्ली या लखनऊ की लगती थी वो। और जब हमें वो उर्दू लिटरेचर के कुछ पढ़ाती थीं शायरी, तो बहुत ही उनका एक अलग ही अंदाज़ होता था, झूम झूम कर वो मसनवी वग़ैरह हमें पढ़ाया करती थीं। निगहत मौज़म अली हमारी वाइस प्रिंसिपल भी थीं और निगहत मौज़म अली ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया मेरी तकरीर के दौरान, जो तलफ़्फ़ुज़ था उसके लिए भी। और वो भी मुझे कभी नहीं भूलेंगी। मुझे याद है एक बार उस्तादों का आलमी दिन था, ये मैं अपनी तालीम के मुकम्मल होने के बाद की बात कर रही हूँ। तो मैं रेडियो पर उस वक़्त ड्यूटी पर थी और मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें जो फ़राह हुसैन है, उसका टीवी पे मॉर्निंग शो हो रहा है उनका, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है। तो मैं पहुँच गई अपने यूनिट में, तो कुछ ही देर में फ़राह का फ़ोन आया और फ़राह ने कहा कि मैडम निगहत मौज़म अली जो हैं वो मौजूद हैं, मेरे पास स्टूडियोज़ में हैं, तो वो आपसे बात करना चाहती हैं इस दिन के हवाले से। मैडम निगहत मौज़म अली को फ़ोन दिया गया होगा या माइक खुला होगा, तो उन्होंने मुझे मुखातिब किया मेरे नाम से। आप यकीन कीजिए मैं रो पड़ी। मैंने कहा मैडम आपको मैं याद हूँ? मुझे इस बात पर हैरत हो रही है कि आपको मैं कैसे याद हूँ? उन्होंने मुझे कहा तुम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भला भूल सकते हैं? मुझे भी वो आज तक याद है और मुझे ये याद है कि मेरी एक उस्ताद ने मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा। हमारी ज़िंदगियों और ज़हनों पर इन हस्तियों के निशानात अभी तक मौजूद हैं। पता नहीं हमारे कदमों के निशान कहीं होंगे भी या नहीं, मुश्किल लगता है। आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि हम उनके साथ हर कदम पर होते हैं। अपने बच्चों की फ़ीसें जमा करवाने जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने लेके जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उनके उस्तादों के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं, अपने बच्चों के मसाइल जो है उस्तादों के साथ शेयर कर रहे हैं, बच्चों के होमवर्क करवा रहे हैं, बच्चों के इम्तिहान की तैयारियां करवा रहे हैं, बच्चों का अगर कोई भी छोटा सा भी फंक्शन हो जिसमें वो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको बिल्कुल मिस ना करें। जबकि हमारे वालिदैन, मुझे नहीं याद कि कभी मेरे माँ बाप ने मेरी फ़ीस जमा करवाई हो, कभी स्कूल या कॉलेज में वो मेरे उस्तादों से आकर मिले हों, कभी वो मुझे छोड़ने गए हों या कभी मुझे लेने गए हों। कभी कोई मैं जिस तरह कि मैंने बताया कि मैं कॉलेज में स्कूल में डिबेटर थी, कभी मेरे माँ बाप ने मुझे आकर मेरी तकरीर सुनी हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उनका दिल नहीं चाहता था कि हमारी बेटी तकरीर कर रही है, इतनी बड़ी-बड़ी या छोटे-छोटे कप लेती है या बड़ी-बड़ी ट्रॉफियाँ लेती है, तो हम उसको देखें जाकर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कतई इसकी वजह ये हो ही नहीं सकती कि मैं कहूँ कि उनको मुझ पे, क्योंकि तवज्जो तो उन्हीं की थी सारी, तैयारी तो उन्हीं की थी सारी जो कुछ मैं कर रही थी। लेकिन देखने नहीं आते थे वो कभी। पूछने की कभी ज़रूरत नहीं हुई कि ऐसा क्यों था। और ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि ये इस वजह से था कि उनकी जो मोहब्बत में है कोई कमी थी।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी वालदा जो हैं वो इनका बहुत बड़ा किरदार है मुझे गाड़ी चलाना सिखाने में और मुझे तकरीरों की तैयारी करना सिखाने में। और किसी भी बच्चे के लिए स्कूल और कॉलेज का जो वक्त है वो बहुत ही अहमियत होता है सीख और तरबियत के हवाले से अगर हम बात करेंगे। मुख्तसर सी बात करूँ मैं अपने दादा दादी और अपने नाना नानी के हवाले से। मेरी दादी बहुत ही सादी खातून थी, बहुत ही छोटे से कद की, मासूम सी और बेज़र सी लेकिन जो मेरे दादा थे वो बहुत सख्त तबीयत के थे और कोई मौका हाथ से खाली नहीं जाने देते थे हमें अब्बा जी से डांट पड़वाने का। लेकिन मेरे दादा ने जो सबसे ज़्यादा हमें हिजरत के वाक़यात सुनाए और हमें उस वक्त से आगाह किया, हमें बताया कि वो किस तरह से आग और खून से गुज़र कर अपने इस मुल्क प्यारे पाकिस्तान पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा मेरे दादा ने बताया और उसके बाद मेरी वालिदा ने। अब्बा जी मेरे जो नाना हैं नानी मेरी मेरी दादी की तरह बहुत सादी थीं। किसी वजह से उनको चोट लग गई थी और उनकी नज़र चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। बेनूर आँखों से भी वो चेहरे पर उनके हर वक़्त मुस्कुराहट रहती थी और जो काम वो बैठे-बैठे कर सकती थीं, वो करती थीं। जबकि मेरे नाना जी जो हैं, वो चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे थे और सरकारी मुलाज़िम थे और अम्मी कहती हैं कि उन दिनों लोग बहुत इज़्ज़त करते थे सरकारी मुलाज़मीन की क्योंकि लोग ये सोचते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए इज़्ज़त बहुत करते थे। और मेरे नाना जी की बहुत कोशिश होती थी हमारे तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने के हवाले से। जब भी कोई बच्चा उनके नवासा-नवासी, पोता-पोती उनके पास जाता था तो वो उर्दू का अखबार और अंग्रेज़ी का डॉन अखबार मुझे अच्छी तरह याद है उसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा पढ़वाते थे। तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने की बहुत कोशिश करते थे और पढ़ाई के हवाले से बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। मेरी दादी जो हैं वो उनके 6 बेटे थे और 1 बेटी थी और उनकी पूरी कोशिश होती थी कि जब अगर कोई पूछे उनसे कि आपकी कितनी औलाद है, ज़ाहिर है अक्सर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इसी तरह के सवाल-जवाब करते हैं तो मेरी दादी जवाब देने से कतराती थीं। एक खातून ने एक महफ़िल में उनसे पूछा कि कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा बस अल्लाह का करम है। उन खातून ने फिर पूछा नहीं फिर भी तो उन्होंने कहा एक बेटी है मेरी और बस बाकी बेटे हैं। बेटे कितने हैं? बस अल्लाह का करम है। उन्होंने फिर पूछा तो दादी को मेरी गुस्सा आ गया कहने लगी कुड़िए तू की लेना है करके जितने भी बेटे हों मेरी खाला दादी को लगा कि शायद नज़र ना लग जाए। इसके अलावा जो मेरी जो दादी थीं वो हमेशा हमारे लिए एक शेल्टर रहीं, ढाल बनी रहीं और अम्मी से हमेशा कहती थीं कि जब बच्चे स्कूल से थके हुए आएँ या बच्चे खाना खाने के लिए बैठें दस्तरखान पर तो उस वक़्त मत डाँटा करो, उस वक़्त उनको खाना खाने दिया करो। तो अम्मी अगर कभी हमें डाँट देती थीं तो मेरी दादी जो हैं वो सबसे पहले खाना-पीना छोड़ देती थीं नाराज़ होकर। और मेरी नानी की एक बात है कि मेरे जो नानी के वालिद थे, यानी मेरी अम्मी के नाना, वो कारोबारी शख्सियत थे और उन्होंने ज़ाहिर है जब शादी हुई मेरी नानी की, तो उन्होंने बहुत उनको ज़ेवर दिया और जो कुछ भी दे सकते होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आ गए, तो मेरे नाना का हाथ जो है वो काफ़ी तंग रहा और मेरी नानी जो है मेरी अम्मी बताती हैं कि वो नाना जी को पूछे बगैर अपना ज़ेवर निकालती थी और उनके हाथ पे रख देती थी कि इसको बेचो और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लो। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत जेस्चर होता है, एक बहुत ही खूबसूरत अमल होता है एक बीवी की तरफ से कि वो अपने शौहर को परेशानी से, मुश्किल से निकालने के लिए अपनी कीमती चीज़ें जो हैं वो भी बग़ैर सोचे-समझे, बग़ैर माँगे उनके हवाले कर देती हैं। बहरतौर आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने इन्हीं बड़ों की वजह से हूँ और अगर कुछ अच्छा है तो उन्हीं की मरहून मिन्नत है और अगर कुछ बुरा है तो यकीनन मेरी कोताही है। शुक्रिया।